बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज हम किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ डिजीजेस और उनके क्योर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स और उनके इलाज, उनके ट्रीटमेंट, उनके क्योर की तरफ जा रहे हैं। हम देखेंगे बीमारियां कैसे फैलती हैं, जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे अकर होती हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, अगर कोई डिजीज हो जाती है उसका ट्रीटमेंट क्या है, उस पर्टिकुलर डिजीज की प्रिवेंशन क्या है और उसका क्योर क्या है। तो बच्चे स्टार्ट लेते हैं किडनी स्टोन से। तो बच्चे आइए चलते हैं पहली बीमारी किडनी स्टोन की तरफ। वो कहते हैं किडनी स्टोन आर द स्टोनी मटेरियल्स फाउंड इन किडनी एंड दीज कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन। तो कहते हैं किडनी स्टोन क्या है, कहते हैं एक स्टोनी मटेरियल बन जाता है किडनी में, और इस मटेरियल के बनने की वजह से होता है क्या है कि जो यूरिन का पाथवे इन द किडनी, उसके लिए हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, उसके लिए बैरियर खड़ा हो जाता है, उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसके मूवमेंट में मसला आ जाता है। इस चीज को हम नाम दे देते हैं किडनी स्टोन का। वो जो पार्टिकल था, वो जो सब्सटेंस था, जो स्टोनी टाइप मटेरियल था, जिसने हिंड्रेंस कायम की, जिसने बैरियर बना डाला, जिसने ऑब्स्ट्रक्शन कायम की यूरिन के लिए, प्लस वो कहते हैं एक और काम भी होगा कि इट कैन लीड टू इन्फेक्शन। जब बच्चे वेस्ट मटेरियल, खास करके नाइट्रोजनस वेस्ट, किसी जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा तो सारी बात है वो तो नुकसानदेह है, वो इन्फेक्शन भी कर सकता है। उसके अलावा जब रास्ते में यूरिन के हिंड्रेंस आ रही है तो जो स्टोन का साइज है वो ट्यूबुलर पोर्शंस के साइज से बड़ा होगा, जो उन्हें बहुत तंगी से फिक्स हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूँ वो जख्म भी कर सकता हूँ ट्यूबुलर पोर्शन में, इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। तो बच्चे अब वो हमें बताएगा कि किडनी स्टोन्स बनने की वजह क्या है। बच्चे कैल्शियम के क्रिस्टल्स और ऑक्सलेट, ये दो चीज जिनको हम कैल्शियम ऑक्सलेट भी कह देते होते हैं, ये दो रीजंस हैं किडनी स्टोन के पीछे जो हमारी बुक में एक्सप्लेन की गई है। तो आइए चलते हैं बच्चे इसके रीजंस की तरफ। These stones have specified chemical nature. They are formed in metabolic diseases. कहते हैं कि स्पेशल केमिकल नेचर है एंड they have specific chemical nature. These are formed in metabolic diseases. और इनका रिलेशन के इनके साथ बनना बच्चे मेटाबॉलिक डिजीजेस के साथ। अब वो हाइपर कैल्शियमा की बात कर रहे हैं। वो कहता है हाइपर कैल्शियमा, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेस। वो कहता है किडनी स्टोन होता किस वजह से है, कहता है इसका रिलेशन बनता है मेटाबॉलिक डिजीजेस से। उसमें से इसने एक हमें डिस्कस करके बताया जिसको उसने कहा हाइपर कैल्शियमा। इस बीमारी का मतलब है कि जो ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा है। तो जब ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास आएगा तो किडनी फिल्ट्रेशन के दौरान इसको भी जाहिर बात है बाहर निकालेगा और एक किडनी स्टोन का बायस बनता है। कौन? हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। अब वो दूसरे ऑक्सलेट की बात करने जा रहे हैं। वो कहता है हाइपर ऑक्सिलेरिया, higher concentration of oxalates in the blood form calcium oxalate stones। तो बच्चे कहता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिलेट इन ब्लड, जिसको उसने हाइपर ऑक्सिलेरिया बोला है, और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जिसको बच्चे उसने हाइपर कैल्शियमा बोला है। कहते हैं ये दो रीजंस हैं
किडनी स्टोन के पीछे ऑक्सिलेट आर प्रेजेंट। अब उत्तर था हमारे पास ऑक्सिलेट हमारी बॉडी में आए कहां से? Oxalates are present in green vegetables and tomatoes, therefore may be the source of hypooxaluria। जो ऑक्सिलेरिया है, हाइपर ऑक्सिलेरिया है, मतलब जो ऑक्सिलेट्स हैं इनके सोर्स क्या बच्चे? ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटो। तो बच्चे ऑक्सिलेट का सोर्स क्या हुआ है? ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज। अब वो मजीद में आगे क्या कहते हैं, पढ़ते हैं देखते हैं। वो कहते थे इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप स्टोन्स आर 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स। वो कहते हैं जो किडनी स्टोन्स की शिकायत है उनमें से जो 70% किडनी स्टोन का कॉज है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट है। अबाउट 70% of the causes behind the kidney stone is calcium oxalate. The incidence of other types of stones of calcium phosphate and uric acid is 15%. वो कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड की वजह से जो स्टोन्स बनते हैं उनके टोटल में से अगर देखा जाए तो 15% आ रहा है, जबकि 10% बच्चे यूरिक एसिड के लिए आ रहा है। 70% किसके लिए बच्चे? कैल्शियम ऑक्सिलेट के लिए। कैल्शियम ऑक्सिलेट रीजन बन रहा है किडनी स्टोन के लिए। उसके बाद बच्चे 15% कैल्शियम फॉस्फेट एंड 10% यूरिक एसिड। ये 3% याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्सिलेट 70%, कैल्शियम फॉस्फेट 15% और यूरिक एसिड 10%। These salts are precipitated out during urine formation and accumulate later to form stone। अब होता क्या है? वो कहता है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन इनको सेपरेट किया जाता है, इनकी प्रेसिपिटेशन की जाती है। उससे क्या होता है? इनकी कुमुलेशन शुरू हो जाती है किडनी में, जो कि इवेंचुअली लीड करती है किडनी स्टोन तक। अब ये तो हमने किडनी स्टोन को डिस्कस कर लिया। अब हम देखें किडनी स्टोन का इलाज क्या है। अगर किडनी स्टोन बन गया किडनी में, जिसको हम बच्चे पथरी आम जुबान में कहते हैं कि गुर्दों में पथरी, अगर ये कंडीशन का सामना में करना पड़ गया है तो इसका इलाज क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो बच्चों में बताएगा लिथियोथेरेपी। लेजर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। एक एक तो वे बच्चे सर्जरी कर लें, पर लेजर ट्रीटमेंट उससे ज्यादा बेहतर है और ज्यादा अच्छा है। कहते हैं लिथियोथेरेपी। Lithiotherapy. The kidney stones have been removed by kidney surgery। वो कहता है पहले जमाने में क्या होता था, आज से कुछ साल पहले अगर किडनी में स्टोन हो गया तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता था, मतलब कि ऑपरेट करके। मसला था स्किन को कट लगाए फिर किडनी को कट लगाए, स्टोन बाहर निकालने, काफी ज्यादा मसला है। जबकि लिथोथेरेपी का सिंपल एक लेजर का इस्तेमाल होगा। Presently, a lithiotherapy is used for non-surgical removal of kidney stone। तो जी कहता पहले तो सर्जरी करके स्टोन को निकाला जाता था, पर प्रेजेंटली आजकल क्या कर रहे हैं? लिथियोथेरेपी मेथड को यूज करते हुए, जो कि एक अनकन्वेंशनल और एक नॉन सर्जिकल मेथड है कि लेजर्स को इस्तेमाल करते हम लेजर्स को बम्बार्ड करेंगे किडनी स्टोन पे, फिर इसको तोड़ देंगी और वो जो किडनी स्टोन टूट चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो किडनी स्टोन टूट चुका है वो थ्रू यूरिन और बॉडी से आउट रिमूव हो जाएगा। It is the technique used to break up stones from in the kidney।
तो कहते हैं ये वो टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए। There are several ways to do it, although the most common is shock wave lithiotherapy। कहते इसके तरीके तो बहुत से हैं, पर जो मोस्ट कॉमन है मुझे वो शॉक वेव लिथियोथेरेपी मतलब के लेजर का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। High concentration of X-ray or ultrasound are directed from a machine outside the body। वो कहते हैं मशीन का इस्तेमाल करते हम या एक्सरेज या फिर अल्ट्रासाउंड रेज को बम्बार्ड करेंगे किडनी स्टोन पे फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड bombard the X-ray or the ultraviolet rays on the stone inside। जो किडनी में स्टोन है उसके ऊपर हमने इनको बम्बार्ड किया। The shock waves break the stone into tiny pieces or into sand। वो कहता है कि जो हमने एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड रेस को बम्बार्ड किया किडनी स्टोन पे, उनने किया क्या, उनने किडनी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया या उसका सैंड लाइक मटेरियल बना दिया which are passed out of the body in urine। तो थ्रू यूरिनेशन वो किडनी से रिमूव होता होता बॉडी के आउट रिमूव हो जाता है। तो ये बच्चे सर्जरी से बेहतर तरीके सर्जरी में कट लगाने पड़ेंगे, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, सो मसले मसाइल। ये उसकी निस्बत बड़ा आसान है। क्या? एक्सरे या अल्ट्रासाउंड रेस को बम्बार्ड करो किडनी स्टोन पे, उसको तोड़ो, उसके सैंड टाइप मटेरियल बना लो या छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लो, वो खुद ही यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट रिमूव हो जाएगा। अब बच्चे हम डायलिसिस की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम एक चीज देखेंगे, रीनल फेलियर क्या बच्चे, किडनी फेलियर को, जिसको माम जमान में सुनते जी गुर्दे फेल हो गए। ये वो टाइम है कि जब दोनों की दोनों किडनी अपना काम करना छोड़ देंगे, उस चीज को कहेंगे रीनल फेलियर। अगर दोनों किडनी काम करना छोड़ गए तो ब्लड की फिल्ट्रेशन कौन करेगा? अब ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे होगी? तो बच्चे फिर एक मेथड है डायलिसिस, उसको मैं यूज करना पड़ता है। उसकी भी दो टाइप्स है। वो एक फ्लूइड होता है जिसको हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं पेरिटोनल कैविटी में। इसकी दो टाइप्स है बच्चे, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और एक हीमियोडायलिसिस है। मैं पेरिटोनल डायलिसिस को थोड़ा पहले बता रहा हूँ। पेरिटोनल डायलिसिस में अब फ्लूइड को हमारे पेरिटोनियल कैविटी में, जो किडनी के साथ करके कैविटी बनती है, उसमें रिलीज करते हैं। अब ब्लड में से सारा वेस्ट मटेरियल निकल कर उस फ्लूइड में आए तो उस फ्लूइड को हम वापस बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा बच्चे हीमियोडायलिसिस, ये थ्रू मशीन होता है, इसके लिए मोस्टली हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये थोड़ा पेनफुल। इसमें एक डायलाइजर मशीन होती है जिसमें हम ब्लड बॉडी से बाहर निकालते हैं। उस मशीन में वो प्रोसेस होके क्या होता है कि वो जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलाइजर मशीन में चली जाती है और ब्लड क्लीन होके वापस बॉडी में। अब बच्चे पहले रीनल फेलियर को पढ़ते हैं, फिर इसकी तरफ डायलिसिस की तरफ चलेंगे। वो कहता है रीनल फेलियर, a various factor of pathological and chemical nature may be progressive destroy the nephron। वो कहता है पैथोजेंस या फिर हमारी अपनी खराब एक्टिविटी या किडनी स्टोन क्या कर सकता है, हमें उस स्टेज पे पहुंचा सकता है कि जिस स्टेज पे किडनी के नेफ्रॉन्स अपना काम करना छोड़ देंगे, उनकी जो ब्लड फिल्ट्रेशन की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलर इट्स ग्लोमेरुलस पार्ट, और पर्टिकुलरली जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट है वो अपना काम करना छोड़ देगा। जब सारे नेफ्रॉन काम करना छोड़ के मतलब किडनी ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, अब ब्लड की फिल्ट्रेशन किडनी नहीं कर रहा, ब्लड में वेस्ट मटेरियल मिक्स है जो कि हार्मफुल है बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए। दिस रिजल्ट्स in the increase of plasma level of urea
एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वो कहते हैं ये करता है, कैसे होता है कि ब्लड में यूरिया और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है और दूसरे ऑर्गेन्स के लिए खतरा बढ़ता जाता है। The rise in urea cause complication of increase in blood pressure and anemia। और जब यूरिया की कंसेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो वो बच्चे कॉन्वोल्यूशंस, एनीमिया और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की तरफ लेके जाता है। वो कहते हैं ये किडनी फेलियर या रीनल फेलियर की किडनी अपना काम करने में नाकाम हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके नेफ्रॉन ने पर्टिकुलरली उसके नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट ने अपना काम करना छोड़ दिया। उससे हो गया क्या? ब्लड में यूरिया और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। नुकसान क्या होगा कि ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, दूसरे ऑर्गन्स रिस्क पे हैं। अब इसका इलाज क्या बच्चे? इसका इलाज है हीमियोडायलिसिस और अब पेरिटोनियल डायलिसिस। तो बच्चे चलते हैं डायलिसिस के, देखते हैं डायलिसिस किस चीज का नाम है। वो कहता है डायलिसिस, वो कहता है इन क्रोनिक रीनल फेलियर। बच्चे ऐसा रीनल फेलियर जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसने क्रॉनिकली इफेक्टली डिस्ट्रॉय कर दे किडनी को, कहते हैं रीनल फेलियर सॉरी डायलिसिस। In chronic renal failure, the function of the kidney is completely lost। वो कहते हैं जब ऐसी कंडीशन आ गई कि किडनी ने अपना फंक्शन टोटली छोड़ दिया करना। क्यों? क्योंकि उसके नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टार्ट तो फिल्ट्रेशन वहां से ही हो रही है ना। एंड लॉस्ट and is lost and unable to remove nitrogenous waste। तो किडनी ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट की फिल्ट्रेशन छोड़ दी, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना छोड़ दी। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट particularly the urea, the blood of the patient is treated through dialysis। वो कहता है अब यूरिया और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट को तो हमने ब्लड से फिल्टर करना ही है ना, तो उसके लिए क्या किया जाए? वो कहता है उसके लिए हम एक प्रोसेस का सहारा लेते हैं जिसको हमने नाम दिया डायलाइसिस का। पता है इसमें हम ब्लड को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ब्लड को ट्रीट कर रहे हैं कि उसमें से हम नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया को निकालेंगे। इसके आगे दो टाइप्स होंगे डायलाइसिस की। इट क्लीन्स द ब्लड by passing through an artificial kidney or by filtering it within the abdomen। वो कहते हैं एक तो आर्टिफिशियल किडनी है जिसको हमने डायलाइसिस मशीन का जो ब्लड बॉडी से हम निकाल के उस डायलाइसिस मशीन में शिफ्ट करेंगे, फिर वो बॉडी से कनेक्टेड होगी तो ब्लड क्लीन होकर वापस बॉडी में जाता रहेगा, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे एब्डोमेन पोर्शन में जो पेरिटोनल कैविटी है उसमें हम फ्लूइड रिलीज करेंगे और नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें शिफ्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चे। वो कहता था वेस्ट and excess water are removed during the treatment and is it done by a healthy kidney। तो कहता है डायलिसिस का काम सेम वैसा ही है जैसा किडनी का है, क्योंकि किडनी अपना काम नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ा। डायलिसिस में क्लीनिंग ऑफ ब्लड ही है। डायलिसिस में भी हम ब्लड को ही क्लीन कर रहे हैं, हम नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव कर रहे हैं। There are two types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis। Hemodialysis means cleaning the blood। हेमियोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड को साफ करना, ब्लड को क्लीन करना। इन दिस प्रोसीजर, वो कहता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में होता क्या है
In this procedure, blood is circulated through machine which contain a dialyzer. वो कहता है एक मशीन है जिसको हमने नाम दिया डायलाइजर का, उसमें हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं, ब्लड उस डायलाइजर के थ्रू पास होता है, ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी. The dialyzer has two spaces separated by a thin membrane. A blood passes from one side of the membrane and a dialyzer fluid on the other. The waste and the excess water pass from blood through the membrane into the dialysis fluid. वो कहते हैं इसमें ट्यूब गुजरी है, उस ट्यूब के इर्द गिर्द एक और ट्यूब है, और वो जो दूसरी ट्यूब है उसमें हमने एक फ्लूइड रिलीज किया जिसको हमने नाम दिया डायलाइजर फ्लूइड का. और जो इस पहली ट्यूब की वॉल्स है वो बिल्कुल एक मेम्ब्रेन जैसी है. होता क्या है कि उस फ्लूइड में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, यूरिया और सॉल्ट एक्स्ट्रा है, इस सोल्यूट्स है ना, तो ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उस डायलाइजर फ्लूइड में चले जाते हैं. इससे फायदा क्या होगा, ब्लड की क्लीनिंग होगी, वेस्ट मटेरियल से छुटकारा मिल गया. तो कहता है उसकी दो पोर्शंस होते हैं, उसको मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है. एक पोर्शन में क्या बचे, डायलाइजर फ्लूइड, और दूसरे में ब्लड आता है. तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से मूव करता हुआ डायलाइजर फ्लूइड में चला जाता है. ये था बच्चा हीमियोडायलाइसिस. अब चलते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस की तरफ. वो कहता है पेरिटोनियल डायलाइसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज अ पेरिटोनियल कैविटी. बच्चे किडनीज के साइड पे एक कैविटी, एक एम्प्टी पोर्शन है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, और इधर की मेम्ब्रेन्स बहुत बारीक है. इनके बारीक होने का हम फायदा ऐसे उठाते हैं कि इनमें से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल बड़ी आसानी से हो सकती है. तो इस पेरिटोनियल कैविटी में हम क्या करते हैं, थ्रू इंजेक्शन जो डायलाइसिस फ्लूइड है उसको रिलीज कर देते हैं. क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पतली है, ब्लड की सर्कुलेशन तो हर जगह है, तो इनकी मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड है उसमें वेस्ट मटेरियल ब्लड से चला जाता है, जाता रहता है, और कुछ देर बाद हम इसको वापस थ्रू इंजेक्शन निकाल लेते हैं. The peritoneal dialysis work on the same principle except that abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum. तो कुछ thin membrane है, पतले से सेल्स की एक लेयर है, और सेल्स कौन से, एपिथेलियम सेल्स, इनको हमने एक नाम दिया पेरिटोनियम. तो कहता है पेरिटोनियम की जो कैविटी है उसको क्या नाम दे दिया, पेरिटोनियल कैविटी. Peritoneal cavity is filled with the dialysis fluid that enters the body through a injection. तो हमने थ्रू इंजेक्शन इसको बॉडी में एंटर करवा दिया. एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पासेस थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड. हुआ क्या कि पेरिटोनियम में से, उन एपिथेलियल सेल्स में से जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलाइसिस फ्लूइड में पास हो गया. This process is repeated several times in a day. A dialyzer is a kidney machine that works on the same principle as in a kidney. मुझे काम वही हम ले रहे हैं जो किडनी ने करना था, पर क्योंकि किडनी अपना काम नहीं कर पा रहा, किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया, तो मैं दूसरे तरीके, दूसरे हरबे इस्तेमाल करने पड़े. It is used after kidney failure and dialysis is done again and again until a matching donor kidney is transplanted. वो कहता है जब तक के उस रीनियल फेलियर वाले इंसान को कोई दूसरी किडनी नहीं मिल जाती किसी डोनर से, तब तक उसको जिंदा तो रखना है, सर्वाइव तो करवाना है, तो तब तक इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है जब तक दूसरी किडनी किसी और की नहीं मिलती. अब बच्चे लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांट. अब एक इंसान है जिसकी दोनों किडनीज काम करना छोड़ दी. तो अब तक से सुना होगा किसी ने अपने फादर को किडनी दे दी, किसी फादर ने अपने बेटे को किडनी दे दी, या बेटी को किडनी दे दी. तो किसी भी इंसान का
सर्वाइवल एक किडनी पे भी हो सकता है। अल्लाह ने हमें 2 किडनीज दी है। तो वो कहता है कि अगर एक इंसान है जिसकी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं और वो किसी डोनर से जिसकी किडनी उससे मैच कर रही है, जिसकी किडनी की टिश्यू उसके टिश्यू से मैच कर रहे हैं, वो उससे किडनी डोनेट उससे ले लेता है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या किडनी ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हम उसकी किडनी को रिप्लेस कर रहे होंगे। कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस में भी यूज है टेम्परेरी मेजर। वो कहता है डायलिसिस थोड़ा पेनफुल भी है और उसको टेम्परेरी यूज कर सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो नेचुरल चीज है उसको भी आर्टिफिशियल चीज का तो कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज का और इंसान की बनाई हुई चीज का तो आपस में कोई मुकाबला नहीं है ना। तो कहते हैं जो डायलिसिस है ये टेम्परेरी तौर पे ठीक है, बट ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। In high degree renal failure, also called as urema or end stage renal, end stage renal disease, कहता है ऐसा टाइम आ जाना कि जब किडनी टोटली 100% काम करना छोड़ दे। कहता है इस स्टेज को हम कहते हैं यूरीमा या फिर एंड स्टेज renal failure. The dialysis cannot be done here. Thus, the surgical transplantation of a matching donor kidney is the only option left for the permanent treatment. तो बच्चे कहता है कि इस कंडीशन में जब किडनी टोटल फेल हो जाए अपने फंक्शन में, तो बार बार डायलिसिस कोई ना परमानेंट सोल्यूशन है ना ये बार बार किया जा सकता। तो कहते हैं इसमें एक ही ऑप्शन बचता है कि किसी डोनर से किडनी लेके इस इफेक्टेड पर्सन की किडनीज को चेंज किया जाए और यही एक परमानेंट सोल्यूशन बच जाता है, परमानेंट ट्रीटमेंट बच गया कि उसके किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए और ये सर्जिकली होता है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत आसान सा, इसमें कोई खास मुश्किल चीज नहीं थी। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं तो आप दोबारा मेरे से पूछ लीजिएगा। कल तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।